एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को जैकबोर्ड क्लास 12 आप सभी बच्चों के इंग्लिश कोर एग्जामिनेशन में ग्रामर सेक्शन से बेसिकली जो सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें मैं आप सभी बच्चों को आपके एग्जाम में देखिए एक पैसेज भी आएगा। स्टार्टिंग क्वेश्चन ही पैसेज का है। उस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करिएगा जल्द से जल्द, क्योंकि बिना पैसेज पढ़े भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये अप्रोच भी बताऊंगा। प्लस इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आपके ग्रामर सेक्शन से रिपीट होते हैं, फिक्स क्वेश्चन, वो सारे के सारे इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करवा दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और इससे पहले हमारे चैनल पे आप सभी बच्चों के लिए इंग्लिश कोर के ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव, ये सारे के सारे वीडियोस अपलोडेड है, जाके देखिए, एग्जाम की मस्त से तैयारी करिए। और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। देखिए पहला सवाल, एक आपको पैसेज दिया हुआ है कार्बन से जुड़ा हुआ। कार्बन आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, कार्बन चैप्टर पूरा ही पढ़ लिया होगा। तो कार्बन क्या है हमारे पास? कार्बन इज वन ऑफ द मेन एलिमेंट्स इन लिविंग थिंग्स। जितने भी जीवित चीजें हैं उनमें क्या एक इंपॉर्टेंट थिंग है। भाई मैं आपको पहले पैसे समझा दे रहा हूँ, आप लोग खुद बनाइएगा, जवाब आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं वो भी अप्रोच बताऊंगा। तो कार्बन एक ऐसा चीज है जो सभी जीवित वस्तुओं में पाया जाने वाला है। देयर आर कार्बन एटम्स इन द टिश्यू एंड द ऑर्गन्स विच मेकअप आवर बॉडी। हम जानते हैं हमारे बॉडी जो है वो सेल से सेल टिश्यू जुड़ता है, टिश्यू ऑर्गन बनता है, इस प्रकार पूरा स्ट्रक्चर है। चाहे हमारा बॉडी का टिश्यू हो चाहे ऑर्गन हो, इन सभी में कार्बन पाया जाता है। देयर आर कार्बन एटम्स इन प्लांट्स, यानी प्लांट पौधों में भी बेसिकली कार्बन पाया जाता है। देयर आर कार्बन एटम्स इन द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसमें कार्बन नहीं है क्या? विच एनिमल इन ब्रेथ, यानी हम एनिमल हम लोग भी काउंट होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं बेसिकली हमारे बॉडी से जाता है, ठीक है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। एंड प्लांट्स क्या करते हैं, उसी कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करता है, खाना बनाता है। कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या करते हैं, जो वेस्ट रहता है वो जो सड़ता गलता है, डिकम्पोज मतलब होता है सड़ाना गलाना, ये बैक्टीरिया का डिकम्पोज होता है। सम ऑफ दिस बैक्टीरिया, और यही सब बैक्टीरिया क्या करते हैं बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 गैस क्या करते हैं जब वो रेस्पायर करते हैं। रेस्पायर मतलब होता है श्वसन करना, श्वसन मतलब होता है जब आप क्या करते हो, कोई जैसे हमने क्या रेस्पिरेशन, हमारे बॉडी रेस्पिरेशन क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन से खाना टूटता है, टूटने से एनर्जी निकलता है, उस एनर्जी के साथ साथ CO2 गैस बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है, वो बाहर चला जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस वेयर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ टीनी सी क्रिएचर्स एंड कोल फ्रॉम प्लांट्स विच डाइड मैनी एलियंस अगो। देखिए आप जानते हैं कि जो कोयला हो गया, ये सब के सब हमें क्या होता है बेसिक घाटी से मिलता है, ठीक है, ये जमीन के नीचे से हमें मिलना चीज़ है। लेकिन जो ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, ये समुद्र वाले जगह से हमें बेसिकली मिलता है। इन सभी चीज़ों को हम लोग फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। और फॉसिल फ्यूल में एक बड़े पैमाने पे हाई अमाउंट में क्या रहता है, कार्बन पाया जाता है। व्हेन दीज फ्यूल्स आर बर्न, जब ये फ्यूल जलते हैं तो कार्बन आइटम बेसिकली क्या होते हैं, जलते हैं, और इनके जलने से भी CO2 गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, बहुत प्रकार गैस यहाँ से क्या होता है निकलते हैं। कार्बन एटम्स आर यूज्ड ओवर एंड अगर व्हेन दे पास इट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू प्लांट। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर से प्लांट में जाते हैं, प्लांट से फिर एनिमल्स में, अब वापस क्या होते हैं, फिर जब प्लांट्स में सड़ जाते हैं, हम लोग मर जाते हैं, तो हमारे बॉडी से फिर एटमॉस्फेयर वापस ही चला जाता है। और इस प्रोसेस को आप कार्बन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। नाउ अ डेज पीपल लाइक टू कार्बन मटेरियल रेदर देन वेस्ट। देखिए पीपल आजकल क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को रिसाइकिल करना ज़्यादा कह सकते हैं बेस्ट समझते हैं। क्यों? कोई चीज़ बर्बाद करने से अच्छा आप उसे रिसाइकिल कर सकते हो। तो कार्बन साइकिल एक अच्छा एग्जाम्पल है नेचुरल रिसाइकिलिंग का, यहाँ बताया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन एक्टिविटीज अनसेटिंग। देखिए अब हमारे मानवीय क्रियाओं के कारण बेसिकली क्या हो रहा है, जो CO2 का एमिशन है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्पादन हो रहा है, वो लगातार बढ़ते चला है, क्योंकि हम लोग फॉसिल फ्यूल पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। फॉसिल फ्यूल मतलब जीवाश्म ईंधन होता है। जब ये जलेगा तो असली बात है CO2 प्रोड्यूस होगा, और CO2 प्रोड्यूस होने के लिए पेड़ पौधे इतने नहीं है कि इस चीज़ को बैलेंस कर पाए। और जब ये चीज़ बैलेंस नहीं हो पाता हमारे पास, तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, फिर आगे आ जाता है हमारे पास ओजोन लेयर, ये सब के सब चीज़ में काउंट होता है। और हमारे पृथ्वी का जो तापमान है वो लगातार क्या होता है, बढ़ते चला जाता है, जिसे आप ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं, या ग्लोबल वार्मिंग बोलो, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलो, लगभग सेम बड़े पैमाने पे इसे कह सकते हो प्रकार से। अब आओ इस चैप्टर से जो सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, एकदम मैंने आपको यहाँ समझा दिया शॉर्ट में कहानी कि ये क्या कहना चाहता है, अब आप बनाने खुद समझ जाओगे। पहला सवाल, फाइंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस पैसेज, मेक नोट्स। पहले इस पैसेज से क्या करो, इसमें से इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स है निकालो, नोट्स बनाओ, इसके सब हेडिंग्स दो एक सुटेबल टाइटल के साथ, या राइट अ समरी ऑफ द अबव पैसेज। यानी ये जो आपको समरी मिला इसका आपको क्या करना है, पैसेज, इसका जो पैसेज है इसका एक समरी आपको क्या करना है, बनाना है, ठीक है। तो पहला सवाल जो था हमने पॉइंट वाइज किया, सबका नाम लिखा। पहले कार्बन क्या है, द मेन एलिमेंट इन लिविंग थिंग, यानी जो जीवित वस्तु है उनमें क्या कार्बन पाया जाता है। दूसरा हमने पढ़ा था ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो टिश्यू में, ऑर्गन्स, बॉडी के ऑर्गन्स में, प्लांट्स में मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रहता है जब एनिमल्स ब्रेथ आउट करते हैं तो उनमें से निकलता है, प्लांट इस गैस को बेसिकली अब्जॉर्ब कर लेते हैं। बैक्टीरिया भी क्या करते हैं, जब डिकम्पोज करते हैं प्लांट्स एनिमल वेस्ट को, तो उसमें से CO2 का एमिशन होता है। फिर अगला पॉइंट है हमारे पास, फॉसिल फ्यूल में क्या रहता है, बड़े पैमाने कार्बन रहता है। ऑयल नेचुरल गैस ये फॉसिल फ्यूल होते हैं, और इनमें से ये बेसिकली कहाँ से मिलते हैं, तो जो ऑयल हो गया नेचुरल गैस ये सी से मिलता है। वही कोयला जो रहता है हमें
वो जमीन के नीचे से प्राप्त होता है, ये बताया गया है। अगला पॉइंट है कि बर्निंग जो फॉसिल गैस जब जलेगा बेसिकली, तो उसमें हाई अमाउंट में क्या निकलता है, CO2 गैस निकलता है। फिर हमने कार्बन साइकिल पढ़ा कि कार्बन एटमॉस्फेयर से फिर प्लांट में आता है, प्लांट से फिर क्या होता है, एटमॉस्फेयर वापस चला जाता है। ये पूरा चक्र बनता है, इसे हम लोग कार्बन साइकिल नाम से जानते हैं। और पीपल आजकल क्या करते, लोग आजकल क्या करते हैं, रिसाइकिल करना ज़्यादा बेटर प्रेफर करते हैं। फिर हमने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा, तो ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ जो चीज़ हमने बताया, देखिए यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखा हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक से आपको क्या लिखना है। फिर हमने अब देखिए इसे टाइटल वाइज हमने अब इसे समझाने की कोशिश की। ये टाइटल डाल दिया, ग्रीन हाउस इफेक्ट इन ग्लोबल वार्मिंग समरी, मतलब इस चीज़ से हमने ये जो कहानी पढ़ा इस पैसेज को, आप इस पैसेज को शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हो ये भी बताता हूँ। तो ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी सबके सब लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, सब में कार्बन मौजूद है। मेन पार्ट में बेसिकली हमारा जितने भी मेन एलिमेंट्स उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन मिलता है। एटमॉस्फेयर में कार्बन है हमारे पास। एनिमल्स और जो बैक्टीरिया रहते हैं वो ब्रीथ आउट करते हैं CO2 को। प्लांट्स उस चीज़ को लेता है हमारे पास, जिससे खाना बनता है। जो सारे के सारे फॉसिल फ्यूल होते हैं उनमें भी कार्बन पाया जाता है, और कार्बन से हमारे पास मोस्टली सब चीज़ें बनी हुई है। कार्बन जब जलता है तो उसमें CO2 गैस निकलता है, और ये CO2 गैस फिर पेड़ पौधों में वापस आता है, पेड़ पौधे मर जाते हैं तो फिर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ये कार्बन साइकिल हो गया। और कार्बन साइकिल से ये फॉसिल फ्यूल जलने से क्या होता है, CO2 का लेवल बढ़ता है, और CO2 लेवल बढ़ने से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। ये पूरा बताया हुआ है। तो आप खुद देखो कि हमने इस कहानी को किस प्रकार समझा। तो अब आपको करना है कि आप समझिए। बोलिए सर आपने तो हमें इस पर पढ़ के समझा दिया। देखिए एग्जाम में क्या है, अगर आपको ये सवाल आता है, ठीक है, तो आप क्या करो, जो जो आप कहाँ देखो पैसेज को देखते चलोगे, और पैसेज जैसे हमने क्या किया, देखिए कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग थोड़ी लगाया है। यहाँ पर जो भी बोला है कार्बन के बारे में, तो कार्बन एक हेडिंग हो गया हमारे पास, सब हेडिंग हो गया। उसके बारे में कुछ वर्ड बता दिए, कार्बन कहाँ मिलता है, कौन से प्लांट में मिलता है, हम लोग कौन से गैस सांस लेते हैं, कार्बन कैसे इमिशन होता है, ये सब चीज़ एक एक पॉइंट वाइज कर बना के लिख दीजिएगा। तो आपका इस तरह पूरा मार्क्स मिल जाएगा, और कोई एक नंबर आपका नहीं काटेगा, याद रखिएगा इस प्रकार बनाओगे तो इस प्रकार आशा करूंगा कि आपसे ही बच्चों पैसे वाला सवाल अगर आएगा तो आप खुद से बना के लिख सकते हो, आप में इतनी समझ डेवलप होगी। अब मैं आपसे ही बच्चों को बताता हूँ कि ग्रामर के जो सवाल पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, उन सवालों को चलिए अब हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो पहला सवाल पूछा हुआ है कि वाइल प्रिपेयरिंग नोट्स विच इज नेवर यूज, जब आप नोट्स बनाते हो तो याद रखोगे कि आप किसका इस्तेमाल नहीं करते हो। तो भाई नोट्स बनाना होता है हमारे पास शॉर्ट वे में कोई चीज़ लिखना, इसके लिए आप एब्रीविएशन का इस्तेमाल कर सकते हो, फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हो, आइटम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कभी भी आप पूरे सेंटेंसेस इस्तेमाल नहीं करते हो। तो ये कंप्लीट सेंटेंसेस आपके नोट्स बनाने में कभी हेल्पफुल नहीं होता, तो ये इसका पार्ट नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। अगला है वाइल राइटिंग अ नोट, जब आप नोट लिखते हो इनमें से किसका आप इस्तेमाल फ्रीली करते हो, जहां मन तहाँ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आर्टिकल्स का, एब्रीविएशंस का, सेंटेंसेस का, या प्रीपोजिशंस का, आप किसका इस्तेमाल करोगे खुद बताओ। आपको बोला कि भाई आप एक नोट बनाओ, तो नोट बनाने में आपको क्या जितना शॉर्टकट बनेगा, जितने शॉर्ट शब्दों में लिख सको वो ज़्यादा काम कराएगा। तो एब्रीविएशन मतलब होता है, जैसे ATM का फुल फॉर्म मैं आपसे लेता हूँ, ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन या टेलर मशीन से कहते हैं, या कोई कोई बच्चे एनी टाइम मशीन कह सकते हैं, एनी टाइम मनी दे जो आपको दे सकता है। तो ये शॉर्टकट हो गया हमारे पास, जिससे हम लोग एब्रीविएशन कहते हैं। तो हमारे नोट्स में बेसिकली क्या होते हैं, जो एब्रीविएशन होता है उनका फ्रीली इस्तेमाल किया जाता है। फिर अगला हमारे पास एब्रीविएशन एंड सिंबल, और फिर देखिए एब्रीविएशन और जो सिंबल होता है इसका फ्रीली हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं, लेटर राइटिंग में, पैराग्राफ राइटिंग में, एसे राइटिंग में, नोट मेकिंग में। तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं नोट मेकिंग में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन नोट मेकिंग, इनमें से किसका नोट मेकिंग इस्तेमाल नहीं करते, एब्रीविएशन, कीवर्ड्स, टाइटल या डेट का। तो भाई नोट मेकिंग में कभी भी आप डेट नहीं देते हो, याद रखो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। फिर अगला सवाल है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस। देखिए अगर आप इनमें से कौन सा सीक्वेंस फॉलो करते हो, आप कोई भी चीज़ लिखते हो सबसे पहले क्या करते हो, उसमें हेडिंग डालोगे, ठीक है, मतलब क्या टॉपिक रहा उसके बाद बताओगे, उसके बाद उस टॉपिक को किस पार्ट में बांटे सब हेडिंग कहते हैं, और उसके बाद में क्या करते हो, मेन पॉइंट्स के हिसाब से लिखते हो। तो यहाँ जो सबसे परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो होगा वो आप खुद देखो, ऑप्शन नंबर 3 बैठेगा, वो होगा हेडिंग, फिर होगा सब हेडिंग, फिर हो जाएगा आपका मेन पॉइंट जिसके बारे में बताना चाहते हो वो चीज़ लिखोगे आप लोग। फिर समरी शुड नॉट एक्सीड ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। देखिए आप किसी भी चीज़ की समरी जो लिख रहे हो, आपका जो भी ओरिजिनल टेक्स्ट है, मतलब जितना भी मान ली 500 पेज का है, ठीक, मान ली 500 शब्दों का है, तो 500 शब्दों का कितना आपको समरी में लिखना है, तो 500 का 1/3 लगभग मान के चलोगे तो 133 पॉइंट, मान लो 133 वर्ड, तो 133 वर्ड या 300 मानोगे तो आपको क्या लिखना है, 100 वर्ड के अंतर्गत लिखना है। ये समरी जो रहता है वो आपका जो भी ओरिजिनल टेक्स्ट है उसका 1/3 लिखा जाता है, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको बड़ा नहीं लिखना है, ये बात समझना पड़ेगा। और ये आता है सवाल पेपर, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है द समरी कंटेंट, समरी में बेसिकली क्या रहता है आपका, ग्लॉसरी, मेन आइडिया, डेट या फॉर्मेट। तो जो समरी रहेगा उसमें वो आपका बेसिकली जो समरी बन के आएगा आपका, वो क्या अपने अंदर क्या रखेगा, तो आपका रखे मेन आइडिया या
मेन थीम क्या रहता है आपके कहानी का वो बताने की कोशिश करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 नंबर। ए समरी शुड कंटेन, एक समरी क्या रह सकता है, तो भाई समरी में कीवर्ड्स भी रहते हैं हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ समरी राइटिंग, समरी राइटिंग इनमें से कौन पार्ट नहीं है। भाई आप अपने समरी राइटिंग में कभी भी आप अपने शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। शब्दों का मतलब है आप कहानी को अपने हिसाब से यहाँ मॉडिफाई नहीं कर सकते, जो बोला गया उसी के हिसाब से कुछ शब्दों को एडजस्ट करके लिख सकते हो, लेकिन ये नहीं कि कहानी को पूरा मोड़ दो। तो यूजिंग योर ओन सेंटेंसेस का क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास है लेटर टू एडिटर, आप किसी एडिटर को पत्र लिख रहे हो, जनरली स्टार्ट विथ, ये कब मतलब बेसिकली स्टार्ट किससे होता है ये बताना है, सब्जेक्ट से, सेंडर एड्रेस मतलब किसको भेजना उसके एड्रेस से, डेट से, या फिर रिसीवर के एड्रेस से। तो ये स्टार्ट होता है हमारे पास किससे, जिसको भाई पत्र भेजना है उनके एड्रेस से ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सेंडर एड्रेस क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है इन अ फॉर्मल लेटर टू द एडिटर, आप क्या कर रहे हो एडिटर साहब को पत्र लिख रहे हो, जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है मतलब जो लास्ट में लिखते हो बेसिकली वो क्या लिखते हो, भाई योर लविंगली आप नहीं लिखते हो, आपका विश्वास नहीं लिखते हो, योर ट्रूली लिखते हो, ये बेस्ट आंसर है। ये नहीं कि आप लिखो भाई मैं आपको बहुत ज़्यादा आपका भरोसेमंद, इस प्रकार नहीं, इस पर आपको भरोसेमंद लिख सकते हो, आपके जानकार हो गए, इन सब चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हो। तो योर ट्रूली क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। फिर बोला कि एट विच प्लेस विथ लव, ये जो विथ लव है बेसिकली इनफॉर्म, देखिए हमने आपको बता दिया था लेटर दो टाइप के होते हैं, एक होता है फॉर्मल एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर जब आप किसी अधिकारी को, अपने से बड़े उच्च जो भी अधिकारी हो गए पदाधिकारी हो गए उनको जब पत्र लिखते हो वो फॉर्मल में काउंट होता है, लेकिन जब अपने भाई बहन मित्र दोस्त सगे संबंधी लिखते हो इनको इनफॉर्मल लेटर काउंट करते हो, यानी अनौपचारिक पत्र होता है, और इनमें आप विथ लव का इस्तेमाल करते हो। तो ये जो वर्ड है बेसिकली विथ लव आप कहाँ इस्तेमाल करते हो बताना है, हेडिंग में, किसी क्लोजिंग में, ओपनिंग में, या फिर बॉडी में। तो आप इसका इस्तेमाल करते हो हेडिंग में इस्तेमाल करते हो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग कहाँ पर, जो विथ लव है बेसिकली इसका इस्तेमाल किया जाएगा हमारे पास, याद रख लीजिएगा ये सब चीज़ पूछा जाता है ठीक है। तो जब हम लोग कोई चीज़ क्या करते हैं खत्म करते हैं, हेडिंग गलती से निकल गया ऑप्शन माफ करिएगा। क्लोजिंग क्या होगा मतलब जब लास्ट करते हैं बेसिकली तो उसमें इस्तेमाल होता है हमारे पास। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन, देखिए यहाँ सब्सक्रिप्शन मतलब भाई कोई चार्जेस लगाने की बात नहीं की जा रही है यहाँ पर। लास्ट में जब आप कोई पत्र लिखते हो तो क्या लिखना चाहते हो, क्या सही है योर्स ट्रूली, देखिए शब्दों का हेरफेर देखिएगा, योर ट्रूली योर्स ट्रूली योर्स ट्रूली, लेकिन सब में क्या है थोड़ा सा स्पेलिंग का अंतर आप देखिए हो गया। देखो योर ट्रूली नहीं हो सकता, योर मतलब होता है देखिए आपका तुम्हारा, तो 2 वर्ड है, तो 2 वर्ड के लिए आप जैसे आपने नाम सुना होगा एक वचन बहुवचन सिंगुलर प्लुरल बस। तो योर्स ट्रूली, ट्रूली का स्पेलिंग ये तो हो नहीं सकता, लविंग हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर 2 ही बचता राइट आंसर। बोला है हाउ टू राइट एन इन्फॉर्मल लेटर, अगर आपको एक इन्फॉर्मल लेटर लिखना आप कैसे लिखोगे, भाई आप ग्रामर को इग्नोर कर दोगे कोई दिक्कत नहीं, आपके घर वाले को कोई दिक्कत नहीं हो, डेट छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं, कोई शक नहीं, स्क्रिबल आपके काम का नहीं है, लेकिन आप क्या करोगे उसे जितना सॉफ्ट इंग्लिश में लिखना चाहोगे, सिंपल इंग्लिश में लिखना चाहोगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो राइट लेजिबली इन सिंपल इंग्लिश ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फिर क्वेश्चन में बोला गया राइट एन एप्लीकेशन टू द चेयरमैन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर स्कॉलरशिप टू इनेबल यू टू ज्वाइन अ कॉलेज, आपको कॉलेज ज्वाइन करना है, आपको एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए इनेबल मतलब आपको चाहिए, वो आपको अप्लाई करने के लिए कंडीशन है वो पूरा करना है। तो आप पत्र लिखते हो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से आपको चेयरमैन पत्र लिखते हो, तो आप किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे हो, तो भाई अधिकारी को जो पत्र लिखना वो किस में काउंट होता है, हमने बार बार बताया वो फॉर्मल लेटर में काउंट होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हाउ डू यू बिगिन राइटिंग अ कंप्लीट लेटर, अगर आपको कंप्लीट लेटर स्टार्ट करना है आप कैसे स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले आपके साथ जो भी घटना घटित हुई थी या जो भी दिक्कतें हैं आप उनको क्या करते हो उस चीज़ों को लिखते हो। तो विद डिटेल्स ऑफ व्हाट हैपन, ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है व्हाट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर, देखिए अगर आप किसी अखबार के संपादक को पत्र लिख रहे हो क्या मोटिव है क्या उद्देश्य है ये आपको बताना है। तो भाई आपके पास अगर आप किसी अखबार के, जैसे अगर मुझे कोई जानकारी देनी है तो मैं अगर अखबार में जानकारी दूंगा क्यों लोग, क्योंकि मुझे क्या करना है कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ आप उनके अखबार में कुछ जगह चाहिए कि मेरे बातों को वहाँ रखा जाए। तो टू गिव हिम या टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस ऑन योर लेटर इन द पेपर, आपको उनके अखबार में कुछ जगह चाहिए ताकि आप अपने बातों को रख सको अपने इन्फॉर्म पहुंचा सको। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अगला सवाल है बिजनेस लेटर कम्स अंडर, बिजनेस लेटर जो आते हैं किस में काउंट होगा, इनफॉर्मल फॉर्मल, भाई किस में काउंट होगा, बिजनेस लेटर भी एक होता है फॉर्मल लेटर में काउंट होता है देखिएगा। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मल लेटर, ऑप्शन नंबर 2 टिक करिएगा।
इन बिजनेस लेटर ऑल पैराग्राफ शुड बी अलाइन। तो देखिए बिजनेस लेटर में जो भी पैराग्राफ रहते हैं वो सबके सब किस तरह अलाइन रहते हैं, तो देखिए सबके सब लेफ्ट की तरह अलाइन रहते हैं हमारे पास। अगला है, अच्छा यही क्वेश्चन जो रह गया था, अब फॉर्मल लेटर जनरली स्टार्ट देखिए फॉर्मल लेटर जो है वो स्टार्ट होता कैसे, जो सेंडर का पता रहता है जिनको भेजना है उनके पते से। फिर एडिटर साहब को अगर आप पत्र लिख रहे हो तो डेट जो है वो कहाँ लिखोगे। देखिए बहुत फेरा फेरा याद रखिए, पत्र लिखने का एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न फॉलो करना होता है। सेंडर एड्रेस जिनको भेजना है, जिनके पास पहुंचेगा पत्र उनके पास, इन दोनों के बीच में क्या करते हो आप डेट को प्लेस करते हो, मतलब उनके जगह को लिखते हो, ठीक है, डेट को लिखते हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, इन बिटवीन सेंडर एड्रेस एंड रिसीवर एड्रेस। देखिए अगर आप फॉर्मल लेटर में डेट लिख रहे हो कौन सा गलत तरीका है, आपको लगेगा कि सभी सही है, तो देखिए आपको लगेगा कि चारों तरीका क्या है सही है, लेकिन पता है इनमें से जो सही तरीका है, अगर आप क्या कर रहे हो किसी भी बेसिकली बोल ही दिया राइट फॉर्मेट क्या है, मतलब सही तरीका आपको बताना है। तो इनमें से सही तरीका क्या पता है, जब आप किसी एडिटर पर लिखते हो तो सबसे पहले डेट लिख दो, जैसे 21 फर्स्ट सेकेंड थर्ड लगता है, उसी तरह 23 नवंबर 2022, इस प्रकार का आप स्टेप अपनाते हो, ठीक है। तो ये तरीका होता है डेट फॉर्मेटिंग का हमारे पास जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं बेसिकली उनमें। अगला सवाल है, इन अ फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन। देखिए हम जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं सैल्यूटेशन मतलब होता है रेस्पेक्ट देने के लिए, जो शब्दों को इस्तेमाल करते हैं उन्हें सैल्यूटेशन कहते हैं। तो फॉर्मल लेटर आप बताओ, जब अधिकारी को भैया पत्र लिखेंगे तो अधिकारी के लिए आप क्या लिखोगे, रेस्पेक्टेड सर मैडम, ये भी सही है, लेकिन आप ये ज़्यादा प्रेफर करते हो जब स्कूल के कॉलेजेस को लिखते हो सर को लिखते हो वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन डियर सर एंड मैडम दैट्स द परफेक्ट, यहाँ पर आपका सैल्यूटेशन बैठता है कि अगर कोई अधिकारी उनको ये लगेगा कि हाँ सर को आप रेस्पेक्ट दे रहे हो, तो फॉर्मल लेटर में हमारे पास करेक्ट फॉर्म क्या होता है सैल्यूटेशन का, डियर सर या मैडम, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सैल्यूटेशन फॉर। देखिए अगर आप एडिटर साहब को पत्र लिख रहे हो इनमें से कौन सा परफेक्ट सैल्यूटेशन है ये बताना है, तो याद रखिएगा यहाँ पर आप सर या मैडम का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर बोला गया सपोज वी डू नॉट नो द एड्रेस। अगर आप मान लीजिए किसी रिसिपेंट यानी प्राप्तकर्ता को आपको पता नहीं है, आप कैसे करोगे, क्या करोगे, क्या उनके लिए क्या लिखोगे ये बताओ। तो आप लिखोगे डियर सर और डियर मैडम, क्योंकि आपको उनके बारे में जानकारी नहीं है कि वो मेल या फीमेल है, तो आप और शब्दों का यहाँ इस्तेमाल करते हो। तो डियर सर और डियर मैडम क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बोला गया यहाँ पर, अगला सवाल है राइटिंग वाइल राइटिंग नोटिस द सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटीज शुड बी रिटन एट। देखिए अगर आप क्या कर रहे हो नोटिस लिख रहे हो तो जो भी बेसिकली अथॉरिटीज है उनकी जो सिग्नेचर रहेंगे वहाँ कहाँ लिखे रहते हैं ये बताना है, बॉटम पे, नीचे पे, मार्जिन पे, टॉप पे, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, सबसे पहले जो आप किसी भी नोटिस को यहाँ पर लिख रहे हो, ठीक है, तो इनका जो सिग्नेचर रहता है अथॉरिटीज़ का वो कहाँ लिखा हुआ रहता है ये क्या करना है आपको बताना है। तो ये कहाँ मेंशन रहता है, बेसिकली ये रहता है बॉटम या नीचे पे मेंशन रहता है। फिर जो नोटिस है, नोटिस में जो सैल्यूटेशन लिखा रहता है वो कहाँ लिखा हुआ रहता है ये बताना। सेम ही क्वेश्चन अभी आपको बताया हमने। तो भाई आप नोटिस लिख रहे हो तो उसमें डियर सर मैडम रेस्पेक्टेड कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए कोई आवश्यकता नहीं, देयर इज नो नीड टू राइट अ सैल्यूटेशन इन नोटिस। फिर विच इज़ द मोस्ट सुटेबल वे टू स्टार्ट द, अगर आपको नोटिस स्टार्ट करना है तो आप क्या इस्तेमाल करते हो, आप खुद बताओ। आपने सब पे लिखा हो नोटिस तो लिखा हो तो दिस इज टू इन्फॉर्म दैट ऑल द स्टूडेंट्स, अब ये लिखते हो तो दिस इज टू इन्फॉर्म सबसे कॉमन है और ये सबसे बेस्ट है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन इवेंट से यानी रिपोर्टिंग से पूछा जाता है। तो रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट इज डन एज, जो रिपोर्टिंग होता है वो कोई घटना घटित हो गया, ठीक है, उसका रिपोर्टिंग करते हो, ये कौन सा इन्फॉर्मेशन आता है, फर्स्ट हैंड, सेकंड हैंड, थर्ड या फिर कोई भी नहीं है, तो ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 नंबर। व्हाट इज द नेसेसरी फॉर राइटिंग अ रिपोर्ट। अगर आपको रिपोर्ट लिखना है इसके लिए क्या आपके लिए जरूरी है, कंक्लूजन। भाई कंक्लूजन निष्कर्ष होता है, इंट्रोडक्शन, टाइटल या सब्जेक्ट, तो इसके लिए आपका इंट्रोडक्शन सबसे बेहद जरूरी रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। फिर अगला है रिपोर्ट राइटिंग में जो आप नरेशन का इस्तेमाल करते हो वो किस में। देखिए नरेशन मतलब जो घटना घटित हो चुकी है, तुरंत घटी घटनाओं पर आप क्या कर सकते हो, रिपोर्ट राइटिंग करते हो। तो इमीडिएट पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट नीड्स अ गुड स्किल। आपको देखिए अगर आप कोई रिपोर्टिंग कर रहे हो तो आपको किस प्रकार का स्किल होना जरूरी है, कैलीग्राफी होना चाहिए, टेक्निकल होना चाहिए, कम्युनिकेशन नहीं, आपके पास सबसे बेहतरीन गुण है वो है कम्युनिकेशन का स्किल, तो जिसके थ्रू आप क्या कहते हैं लोगों से जुड़ सकते हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला बोला गया विच वन इज वेल रिटन रिपोर्ट। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स वाला रिपोर्ट सही लगता है, प्रॉपर डेट एंड सिग्नेचर वाला, ये दोनों कथन सही है या इनमें से कोई। देखिए कोई भी रिपोर्ट है उसमें डेट मेंशन होनी चाहिए, आपके विचार जो होने चाहिए वो सही से लिखे होने चाहिए, लोग समझ सके, ये सभी बातें सही है, इसलिए 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए हम क्या लिख करेंगे बोथ 1 और 2 टिक करेंगे।
फिर अगला सवाल है, द रिपोर्टिंग इज ऑलवेज रिटर्न, ऑलवेज जो रिपोर्टिंग लिखा जाता है वो किस प्रकार लिखा जाता है। तो देखिए, जो भी घटना घटित होती है आप उसे क्या करते हो, पार्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज करते हो, एक लगातार क्रम में उसे अरेंज करते हो, ये कहलाता है सीक्वेंशियल मैनर। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, वी शुड नॉट इंक्लूड डैश। देखिए आप लोग जो रिपोर्ट राइटिंग हमारे पास उनमें क्या इंपोर्ट नहीं करते, तो भाई हमारे पर्सनल कमेंट्स क्यों इंक्लूड करें, जो घटना घटित हुई तो उसके बारे में जो भी डेटा है, जो भी विटनेस, उनके आप चीज़ों को वहाँ लिखोगे ना, कभी भी आप अपने विचार वहाँ नहीं लिख सकते। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 नंबर इसका राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार आपसे ही बच्चों का क्लास 12 इंग्लिश कोर ग्रामर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होता है। हमने आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पैसे सभी सॉल्व करना सिखा दिए। अब आपसे ही बच्चे बेहतरीन ढंग से अपना एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम दे के आइएगा, कमेंट बॉक्स में आपको जो भी लगता है आपका पेपर कैसा गया जरूर बताइएगा। बाकी आपसे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।